जादुई रोबोट। बहुत समय पहले की बात है, गुजरात के एक छोटे से गांव जहां सुनीता अपने बेटे राकेश और अपने पति संजय के साथ रहती थी। सुनीता का छोटा सा परिवार था और वो अच्छे परिवार से थे। सुनीता की एक बड़ी बेटी थी विनीता, जिसकी शादी 2 साल पहले एक अच्छे घर में हो गई थी, जिसके बाद सभी हंसी खुशी रह रहे थे। राकेश की पढ़ाई पूरी होने के बाद सुनीता अपने बेटे के लिए अपनी बिरादरी में कुछ रिश्ते देखती है और फिर एक लड़की पसंद करती है। कुछ समय बाद वो उस लड़की से अपने बेटे को मिलवाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और राकेश को अपनी माँ की ढूंढी हुई सुंदर, सुशील और समझदार लड़की पायल पसंद आती है और 6 महीने के बाद उनकी शादी हो जाती है। सुनीता अपनी सुंदर सुशील बहू पायल से बहुत खुश होती है। घर में पायल के आ जाने के बाद बहुत रौनक होती है। पायल अच्छे घर में आने के बाद बहुत खुश होती है और वहीं शादी में आई हुई राकेश की बहन विनीता पायल से बातें कर रही होती है। शादी के बाद सब कुछ बदल जाता है, क्यों पायल, तुम क्या कहती हो? हाँ दीदी, आप सही कह रही हो, अपना घर तो अपना होता है। पायल की सास सुनीता एक सख्त मिजाज की औरत थी। इस बात से बेखबर पायल अपनी नंद के जवाब को नॉर्मल तरीके से देती है और तभी उसकी सास उस जवाब को उल्टे तरीके से लेकर गुस्से से कहती है, क्यों कलमुही, ज्यादा मत बन और ना ये कहे कि अपना घर अपना होता है। ये घर भी तो तेरा ही है ना। बातें कम बना, काम पर ज्यादा ध्यान दे, वरना मुझे सीधा करना आता है। जी माँ जी। घर में बहू और बेटी बात कर रही होती है, लेकिन बहू का जवाब सुनीता को पसंद नहीं आता और सुनीता उसे डांट फटकार कर काम पर ध्यान देने को बोल देती है। थोड़ी देर बाद विनीता अपनी माँ से अपने ससुराल के दुखड़े सुना रही होती है। माँ, मैं अपने घर कल जाऊंगी तो आप मुझे खाना बनाकर पैक करके दे देना, क्योंकि यहाँ से थक हार कर घर जाने के बाद मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं कि मैं वहाँ जाकर खाना बना सकूं और फिर अपने मायके में होने का कुछ फायदा भी तो होना चाहिए ना। हाँ बेटा, तू चिंता मत कर, मैं पायल से कह देती हूँ, वो खाना बनाकर पैक कर देगी और तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तू आराम कर बस। वहाँ तुझे कौन सा आराम करने को मिलता होगा, मेरी प्यारी बच्ची, मेरी गुड़िया। माँ, आपके अलावा मुझे कोई नहीं समझता। आप कितनी अच्छी हो माँ, सच में किसी ने ठीक कहा है, अपना घर तो अपना ही होता है। अपने भाई की शादी के दिनों में आई हुई विनीता अपने घर में बहुत आराम करती है और अपनी बात बात पर अपने मन को हल्का करती है। दोनों सास नंद को बात करते हुए सुन रही पायल रसोई में रो रही होती है। सुनीता अपनी बेटी विनीता से बहुत प्यार करती थी और वो दूसरी तरफ अपनी बहू पायल से बहुत नफरत, क्योंकि पायल उसकी बहू थी, जिस वजह से पायल को हमेशा अपनी सास सुनीता का अत्याचार सहना पड़ता था। पायल अपना हर कर्तव्य बहुत अच्छे से और जिम्मेदारी के साथ निभाती थी, लेकिन सुनीता को उसका कोई भी काम पसंद नहीं आता और वो हमेशा उसे डांटती रहती थी। शाम होती ही सुनीता रोजाना मार्केट जाती है ताकि घूम फिरकर कुछ घर का सामान ले आए, जैसे सब्जी, कपड़े, जरूरत का सामान आदि। सुनीता एक वहमी और शक्की मिजाज की औरत थी। उसे हमेशा लगता था कि अगर वो सब्जी या कोई सामान लेने के लिए पैसे अपनी बहू को देगी तो उसकी बहू आधे पैसे खुद रख लेगी और आधे पैसे से सामान लाकर दे देगी, जिस वजह से सुनीता खुद ही बाजार से सब्जी लेने जाया करती। सब्जी लेते वक्त सुनीता को उसकी पड़ोसन तन्नू मिलती है। तुम्हारी तो सारी उंगलियां घी में है। और बताओ बहन जी, अब तो घर में बहू आ गई है तो सारे काम अब बहू के ऊपर डाल दिए होंगे तुमने। अरे तुम्हें पता भी है, वो कोई काम करने को तैयार नहीं, आलसन है आलसन, और लोग उसके गाय जैसे चेहरे को देखकर उसकी तारीफ के गुण गाने लगते हैं। तुम्हें तो पता ही है, दूर के ढोल चौहाने ही लगते हैं। अरे नहीं नहीं बहन जी, कैसी बातें कर रही हो। तुम्हारी बहू के स्वभाव को देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि वो काम करने से बचती होगी। क्या बताऊं बहन, मुझे लगता है अपनी बेटी की शादी करके भी सारी जिम्मेदारी मुझे खुद ही उठानी पड़ रही है। बहू को तो सजने संवरने से फुर्सत मिलेगी तब तो बहू काम करेगी। हो सकता है ये तुम्हारी गलतफहमी हो, वो बहुत अच्छे से काम संभालती है, ये तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हें अगर लगता है तो तुम उसे कुछ सीख दो ताकि वो घर परिवार को समझे, चीजें सीखे। अगर उसे कोई दिक्कत आती है तो उसे एक नहीं बल्कि 4-4 बार बताओ और सिखाओ, क्योंकि तुम तो जानती ही हो आखिर में अपना ही काम आता है, रिश्तेदार भी बाद में आते हैं जरूरत पड़ने पर। सुनीता सब्जी लेकर बाजार से वापस लौटती है और शाम को सभी खाना पीना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह होती है और विनीता को भी अपने ससुराल जाना होता है कि तभी सुनीता अपनी बहू से कहती है,
बहू, आज विनीता को अपने ससुराल वापस जाना है तो तुम उसके लिए वैरायटीदार खाना पैक कर दो और तरह तरह की सब्जी बना कर रख दो, ताकि मेरी बेटी को ससुराल पहुंचते ही काम न करना पड़े। मेरी बच्ची बहुत थक जाती है। ठीक है माँ जी। सुनीता की बात सुनकर पायल खाना बनाने चली जाती है और सुनीता अपनी बेटी विनीता के साथ बैठकर उसे प्यार करती है और उसके सर में चंपी करती है। तभी विनीता अपनी माँ को कहती है, आपको पता है मेरी नंद अभी प्रेग्नेंट है और उसके मायके से इतना सारा सामान आया है कि बस पूछो मत। अच्छा बेटा उनके यहाँ अच्छा लेन देन है तो अच्छा देना भी तो पड़ेगा ना। मेरी शादी में तो आपने दहेज के नाम पर क्या ही दिया था। मेरी सास मुझे आज भी ताना मारती है माँ। बेटा चिंता मत कर, जब मेरा नाती या नातिन होगी ना तो मैं भी उसके नामकरण पर तेरे लिए बहुत सारी चीज बनवा कर लाऊंगी और अपने नाती नातिन को बहुत सारी चीज दूंगी। ये सारा पैसा सिर्फ तेरा ही तो है बेटा, मुझे कौन सा अपने साथ ऊपर लेकर जाना है और ना ही राकेश को कुछ देना है। वो तो कमाऊ है, कमा कर अपना गुजारा कर लेगा। लेकिन माँ ये तो आप भाभी को दोगी ना, इस पर मेरा कोई हक नहीं है माँ। अरे दे दिए तेरी भाभी को सोने की चीज मैंने, किस खुशी में मैं उसे ये सारा पैसा दे दूं? क्या वो यहाँ दहेज में कुछ लाई थी जो मैं उसको अपने घर की हर चीज देती रहूं? अपनी माँ की बातें सुनकर विनीता बहुत खुश होती है और दूसरी तरफ रसोई में खड़ी पायल अपनी सास की बातें सुनकर बहुत दुखी होती है, क्योंकि पायल अपनी हर कोशिश करती थी ताकि वो अपनी सास को खुश रख सके, लेकिन उसकी सास कभी भी उससे खुश नहीं रहती और हमेशा उससे नफरत करती थी। पायल रसोई से आती है और खाना पैक करके अपनी नंद के हाथ में पकड़ा देती है। तभी जब उसकी नंद घर से बाहर जा रही होती है तो पायल की सास चोरी चुपके अपनी बेटी के हाथ में 10,000 रुपए रख देती है। कमरे के बाहर खड़ी देख रही पायल अपने मन ही मन सोच रही होती है, मुझे देने के लिए मेरी सास के पास एक भी रुपया नहीं होता और अपनी बेटी को देने के लिए उनके पास 10,000 रुपए हैं। वाह क्या जमाना है, आखिर इतने पैसे इनके पास आए कहाँ से। विनीता अपने ससुराल चली जाती है और पायल वापस अपने काम पर लग जाती है। घर में ढेर सारे कपड़े धोती है, फिर खाना बनाती है और सबको खिलाती है। थोड़ी देर बाद उसका पति भी ऑफिस चला जाता है। फिर पायल खाना खाने लगती है और उसकी सास घर से बाहर मार्केट जाने के लिए तैयार होकर निकल जाती है। मार्केट में पहुंचकर पायल की सास महंगी महंगी सूट साड़ी खरीदती है। इतने अच्छे अच्छे सूट साड़ी खरीद लिए, अब मैं अपनी बेटी को उसके ससुराल देने जाऊंगी। कितना अच्छा लगेगा उसको कि उसकी माँ उसके लिए इतने महंगे महंगे सूट साड़ी लेकर आई है। सुनीता ये सब सोचती हुई वहाँ पर खड़े होकर हंस रही होती है और थोड़ी देर घूम फिर कर कुछ खाती पीती है और अपने घर के लिए वापस निकल रही होती है कि तभी रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। पास में पड़े हुए फोन को पास में खड़े हुए कुछ लोग उठाते हैं और विनीता के घर में सुनीता की बहू को फोन करते हैं। सुनिए, आपकी माँ है ये जिनका फोन है, क्योंकि ये यहाँ पर एक एक्सीडेंट में यहाँ पड़ी हुई है और इनका बहुत खून बह चुका है। कृपया करके आप सत्यम हॉस्पिटल में आ जाइए। जी मैं तुरंत पहुँचती हूँ। हॉस्पिटल पहुंचकर उसकी बहू उसका बहुत ख्याल रखती है। थोड़ी देर बाद उसकी सास को होश आता है और वो अपनी सास को सही से खड़े होने का इंतजार करती है और जैसे ही उसकी सास अच्छा महसूस करती है तो पायल उसे घर ले जाती है। घर पहुंचकर कई दिन पायल अपनी सास का बहुत ख्याल रखती है और उसे खाना पीना खिलाने से लेकर वॉशरूम तक ले जाने की जिम्मेदारी खुद अपने ऊपर उठाती है। पायल के बहुत बार फोन करने पर भी पायल की नंद फोन नहीं उठाती और ये सब देख रही उसकी सास सब कुछ समझ जाती है कि जो कुछ भी है वो उसकी बहू पायल है। उसकी बेटी तो उसे देखने तक नहीं आई और ये सब देखकर पायल की सास को उसके किए पर पछतावा होता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। सुनीता को समझ आ गया था कि उसे सिर्फ पायल का सहारा है और उसके जाने से पहले उसे उसको अपनी सारी जिम्मेदारियां और कीमती चीज सौंपनी है। अपनी सास के एक्सीडेंट होने के बाद पायल घर की सारी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाती है और ये सब देख रही सुनहरी परी एक दिन उसके सपने में आती है और उसे जादुई रोबोट दे जाती है। सपने में रोबोट को देखकर पायल कहती है, परी आखिर ये रोबोट मेरी जिंदगी में मुझे कैसे मदद करेगा और आप मुझे ये क्यों देना चाहती हो? ये एक जादुई रोबोट है, ये तुम्हारे कहने पर हर काम करेगा और तुम्हें किसी भी काम को करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, तुम अपनी सास का ख्याल रखती हो, माँ की सारा काम संभालती हो। तुम अच्छी लड़की हो और अच्छी बहू हो जो अपनी सास की इतनी इज्जत करती हो और उनका ख्याल रखती हो, वरना इस जमाने में कौन अपनी सास का ख्याल रखता है।
इतना कहकर परी उसके सपने से चली जाती है और जब सुबह पायल उठती है तो वो अपने पास में रखा रोबोट देखकर सच में हैरान रह जाती है। अरे ये तो सपने की बात थी, लेकिन ये हकीकत कैसे हो गई? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि मुझे सच में एक रोबोट मिल गया। चलो मैं इसको चेक करती हूँ। पायल उस जादुई रोबोट को उठाती है और उससे कहती है, हे जादुई रोबोट, मुझे घर में झाड़ू पोछा लगाना है और अभी मैं सासू माँ की पट्टी चेंज करने जा रही हूँ। क्या तुम झाड़ू पोछा लगा सकती हो? पायल की बात सुनकर जादुई रोबोट तुरंत उठता है और झाड़ू पोछा लेकर उसका पूरा घर साफ सुथरा कर देता है। ये सब देखकर पायल हैरान रह जाती है और सारी बात अपनी सास को बताती है और कहती है, माँ जी क्यों ना आज हम इससे खाना भी बनवाए? हाँ देखते हैं इसके हाथ का स्वाद कैसा है, और तब तक तुम मेरी पट्टी चेंज कर दो बहू। पायल जादुई रोबोट से खाना बनाने के लिए कहती है और जादुई रोबोट तुरंत रसोई में जाता है और अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाकर तैयार कर देता है। इतनी देर में पायल अपनी सास की पट्टी चेंज कर देती है और दोनों रोबोट के बनाए खाने को खूब मजे से खाती हैं। और खाना खाते खाते उसकी सास को एहसास होता है कि उसने सच में पायल के साथ बहुत गलत किया। तभी उसकी सास अपने किए पर पछताती है और शर्मिंदगी महसूस करती है। क्या हुआ माँ, आप इतनी परेशान क्यों दिख रही हैं? क्या आपको कोई परेशानी है? मुझे बताइए, मैं आपकी हर परेशानी ठीक कर सकती हूँ। मुझे माफ कर दे बहू, मैंने हमेशा तुझे बहू की तरह समझा, कभी भी तुझे अपनी बेटी नहीं माना और मुझे अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस हो रही है और मैं तुझसे माफी मांगती हूँ कि आज के बाद मैं तेरे साथ कभी गलत नहीं करूँगी और ये सब जो भी मेरा है वो तेरा है। इस तरह अब सास बहू बहुत अच्छे से रहने लगते हैं। एक गांव में मीना अपनी सौतेली माँ उर्मिला के साथ रहती थी, क्योंकि मीना की माता का कुछ सालों पहले एक कार एक्सीडेंट से निधन हो गया था और तभी मीना के पिता दीपक उर्मिला नाम की औरत से दूसरा विवाह कर लेता है और तभी से मीना अपनी सौतेली माँ और उर्मिला के साथ रहती है। शुरू में उर्मिला मीना का बहुत ध्यान रखती है और अपनी सगी बेटी की तरह ही प्यार करती है, परंतु दीपक के काम पर चले जाने के बाद उर्मिला मीना से घर के सभी काम करवाया करती है और खुद ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगती है। दीपक शहर में एक टैक्सी ड्राइवर का काम किया करता था और रात के समय ही घर आता था। उर्मिला दीपक के सामने मीना से कुछ नहीं कहती और उसे चुपचाप खाना दे दिया करती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। सुबह सुबह उठकर दीपक अपने काम पर जाता है, परंतु वो देखता है कि उसकी पत्नी उर्मिला सुबह टाइम से उसके लिए खाना नहीं बनाती और वो भूखे पेट ही अपने काम पर निकल जाता है। जब उर्मिला सोकर उठती है तो वो मीना के कमरे में जाती है। क्यों रे मानुस, अभी तक तो सो रही है? तेरी सुबह नहीं हुई क्या अब तक? मीना अपनी सौतेली माँ उर्मिला की आवाज सुनकर जल्दी से उठ जाती है। वो माँ, कल जरा मैं देर से सोई थी, इसलिए आज मेरी आँख नहीं खुली। मेरे सामने बहाने बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जल्दी से खड़ी होकर घर के कामों में लग जा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? और हाँ, अगली बार से मुझे तुझे सुबह उठाने की जरूरत ना पड़े। चुपचाप जल्दी से उठकर घर के सभी काम खत्म कर दियो। मीना अपनी माँ की बातें सुनकर चुपचाप से अपने कामों में लग जाती है और जल्दी जल्दी काम खत्म करने लगती है कि तभी उर्मिला की आवाज आती है। कहाँ मर गई रे? सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया है, मेरे पेट में रोज चूहे उछल रहे हैं। तुझे खबर भी है कुछ? 10 मिनट के अंदर मुझे खाना तैयार चाहिए, नहीं तो पूरा दिन तुझे खाने को कुछ नहीं मिलेगा। हाँ अभी लाई माँ। मीना डरते हुए अपनी माँ के सामने खाना लेकर आती है और उसे टेबल पर रख देती है। जल्दबाजी में मीना से खाने में मिर्ची थोड़ी ज्यादा हो जाती है और उर्मिला के खाना खाते ही उर्मिला को बहुत तेज मिर्ची लगती है और वो गुस्से में पूरी लाल हो जाती है। मीना की बच्ची, मुझे सब पता है, तूने जानबूझकर खाने में मिर्ची ज्यादा डाली है ना, ताकि ये खाना खाकर मेरी जवान जल जाए। तू मुझे इस दुनिया में चैन से नहीं रहने देगी ना? इतना कहकर उर्मिला मीना को 2 थप्पड़ लगा देती है और वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है और इधर मीना चुपचाप से बैठे बैठे रोती रहती है, परंतु वो अपनी माँ की कोई भी शिकायत अपने पिता से नहीं करती। ऐसे ही दिन बीत रहे थे।
दीपक को अपनी दूसरी पत्नी उर्मिला की सारी खबर रहती थी, परंतु वो उर्मिला से कुछ नहीं कहता था। उर्मिला का अत्याचार मीना के ऊपर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था और मीना अपनी सौतेली माँ का अत्याचार सह रही थी। उर्मिला अपने घर में मालकिन की तरह जी रही थी और मीना को नौकरों की तरह रखती थी। उर्मिला बाजार से अपने लिए अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर ड्रेस लेकर आती है, परंतु मीना के लिए वो सालों से कुछ नहीं लाई थी। एक दिन मीना अपनी माँ से कहती है, माँ, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मेरे कपड़े बहुत छोटे हो गए हैं, क्या आप बाजार से मेरे लिए कुछ ढंग के कपड़े ले आएंगी? क्या मेरे पास और कुछ काम नहीं है क्या जो मैं तेरे लिए कपड़े खरीदने जाऊँ? तेरे ये कपड़े मुझे बिल्कुल ठीक लग रहे हैं, और वैसे भी तुझे कौन सा बाहर जाना है, चुपचाप से जो है उसी में रहना सीख ले। मेरे पास मेरे कुछ पुराने कपड़े रखे हैं, मैं तुझे वो लाकर दे देती हूँ, उसी से काम चला। इतना कहकर उर्मिला वहाँ से चली जाती है और वो अपने कुछ पुराने कपड़े मीना को लाकर दे देती है। मीना उन कपड़ों को ले लेती है और उन्हें पहनने लगती है। मीना बहुत ही नेक दिल होती है, वो उन कपड़ों में ही खुश हो जाती है। एक दिन उर्मिला किसी काम से बाहर गई होती है और यहाँ मीना घर पर आराम कर रही होती है कि तभी मीना की आंख लग जाती है और वो गहरी नींद में सो जाती है। उर्मिला घर वापस आती है तो वो बाहर गेट पर खड़े खड़े गेट बजा रही होती है, परंतु मीना बहुत ही गहरी नींद में सो रही होती है, उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। यहाँ बाहर खड़े खड़े उर्मिला की हालत बहुत खराब हो जाती है और वो गुस्से में मीना के आने का इंतजार करती है। थोड़ी देर बाद जब मीना की आंख खुलती है तो वो अपने कमरे से बाहर हॉल में जाती है कि तभी वो घड़ी में समय देखती है। फिर उसे याद आता है कि उसकी माँ बाहर गई हुई थी, परंतु अभी तक घर पर लौट कर नहीं आई है। मीना घर का दरवाजा खोलती है और देखती है कि उसकी माँ उर्मिला तो बाहर गुस्से में बैठी हुई है। दरवाजा खुलते ही उर्मिला जल्दी से खड़ी हो जाती है। उर्मिला को बहुत ही गुस्सा आता है और वो तुरंत मीना के जोरदार 2 चांटे लगाती है और उसे अपने घर से बाहर निकाल देती है। बेचारी मीना अपनी माँ से कुछ नहीं कहती और चुपचाप घर छोड़कर चली जाती है। मीना भी अपनी सौतेली माँ के अत्याचारों से परेशान हो चुकी थी, इसलिए उसे वो घर छोड़ने में कोई भी परेशानी नहीं होती और वो चुपचाप से जंगल की ओर जाने लगती है। मीना को अचानक से अपनी माँ की याद आती है और वो अपने पुराने घर की ओर जाती है। मीना के पुराने घर में उसकी माँ से जुड़ी बहुत सारी चीजें रखी हुई थी, जिन्हें देखकर मीना अपनी माँ को बहुत याद करती है। तभी मीना की नजर एक बक्से पर जाती है। मीना जल्दी से जाकर वो बक्सा खोलती है। तभी उस बक्से से चमकदार रोशनी निकलती है। थोड़ी देर तक मीना को कुछ भी दिखाई नहीं देता। जैसे ही चमक थोड़ी कम होती है, तभी मीना को उस बक्से में सोने की सैंडल दिखाई देती है। वो सोने की सैंडल बहुत ही चमकदार होती है, जिन्हें देखकर मीना बहुत खुश हो जाती है। तभी सैंडल से एक आवाज आती है, मीना, मैं जादुई सोने की सैंडल हूँ। मुझे तुम्हारी माँ ने अपने पास संभाल कर रखा था ताकि मैं उनकी बेटी की सहायता कर सकूं। देखो, आज वो दिन आ गया। मीना जादुई सैंडल के साथ हंसी खुशी से अपने पुराने घर में रहने लगती है और वो जादुई सैंडल मीना की हर प्रकार से सहायता करती है और मीना को हर मुसीबत से बचाती है। मीना को अब किसी भी चीज की कमी नहीं होती और वो अपना आगे का जीवन जादुई सैंडल के साथ हंसी खुशी से बिताती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।